नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामिक इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल की, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी जंग नहीं हारी। मैं बात कर रहा हूं खालिद इब्न अल वलीद की, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह या द स्वॉर्ड ऑफ गॉड के नाम से नवाजा। ऐसा कहा जाता है कि खालिद इब्न अल वलीद ने अपने जीवन काल में तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें तकरीबन 41 या कहीं पे 50 कहा जाता है मेजर बैटल्स थे, जिनमें सभी में इनको जीत हासिल हुई। और ये भी कहा जाता है कि खालिद इब्न अल वलीद ही वो व्यक्ति थे जिसकी वजह से इस्लाम का ध्वज पूरे मिडल ईस्ट में फहरा पाए इस्लाम के कैलिफ्स, जो खलीफा हुए वो। तो इतने कमाल के मिलिट्री जनरल थे, इतने कमाल के ये टैक्टिकल वॉरियर थे, जिनको घुड़सवारी और सभी तरीके के वेपन्स में महारत हासिल थी। और इन्होंने दो साम्राज्यों को एकजुट होने के बावजूद भी हराया। और वो दो साम्राज्य कोई छोटे मोटे साम्राज्य नहीं थे, बहुत बड़े साम्राज्य थे। एक था सैसेनियन एम्पायर, जो कि पर्शिया के ऊपर रूल करता था, एक पारसी एम्पायर था। और दूसरी तरफ था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बैजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, वो एक क्रिश्चियन एम्पायर था, उसको भी इन्होंने हराया। तो खालिद इब्न अल वलीद की बायोग्राफी और उनके बैटल्स की बात करेंगे, उनकी लिगेसी की बात करेंगे, जिनको द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह या स्वॉर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने खुद इनको टाइटल दिया था। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने एक बार एक बात कही थी, कहा था कि इफ आई वर टू मैरी ए ब्यूटीफुल वुमेन हु आई लव, अगर मेरी शादी एक बहुत खूबसूरत महिला से होती है जिससे मैं प्यार करता हूं, और मुझे ये खबर मिलती है कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात से होगी और उस चीज़ में होगी जब मैं एक कोल्ड आइसी नाइट में, एक ठंडी रात के अंदर बैटल फील्ड्स में अपने साथियों के साथ बैठ के, घोड़ों पे बैठ के दुश्मन का इंतज़ार करता रहूँगा। तो मतलब लड़ाई से, युद्ध से इतना लगाव था कि ये कहते थे कि मैं अपनी खूबसूरत बीवी और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा ये पसंद करूंगा कि मैं बैटल फील्ड्स में जाके अपने साथियों के साथ युद्ध लड़ूं और डिस्ट्रक्शन करूं अपने एनिमी का। इस तरीके की बातें कही, तो मतलब युद्ध से बहुत ज़्यादा लगाव ये चीज़ शो करती है। द स्वॉर्ड ऑफ गॉड खालिद इब्न अल वलीद का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं कि ये वो व्यक्ति थे जिसको, ये इनकी लेगेसी भी है कि मुस्लिम हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में इनको सबसे ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर माना जाता है। हालांकि किसी के लिए ये हीरो है, किसी के लिए विलेन है। पर्शियंस के लिए ये विलेन थे, बैजेंटाइन के लिए ये एक तरह से विलेन थे। इवन अरेबियन वर्ल्ड में भी जो ट्राइब्स थी, जो कि इस्लाम को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, उनके लिए भी ये विलेन थे। इवन सिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं, मेजर सेक्ट हैं इस्लाम के, उसमें सुन्नी मुस्लिम्स इनको अपना हीरो मानते हैं और सिया जो हैं वो इनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं, इनको अपना हीरो नहीं मानते हैं। तो किसी के लिए हीरो और किसी के लिए विलेन, इस तरीके का योद्धा था खालिद इब्न अल वलीद। उसके बाद बात आती है कि ये व्यक्ति शुरुआत में इस्लाम का फॉलोवर नहीं था। इस्लाम के खिलाफ, इवन प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ इन्होंने बैटलफील्ड में लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके बाद इस्लाम को कबूला और इस्लाम की सर्विस में आ गए और इस्लाम के लिए आगे अपने जीवन काल में सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जन्म होता है इनका 592 एडी में, और उस समय प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, आपको पता है। और इनकी जन्म डेथ होती है 642 में, ठीक है। तो उस समय पूरा नाम है खालिद इब्न अल वलीद इब्न अल मुगीरिया अल मखजमी, ये इनका पूरा नाम है। लेकिन हम यहाँ पे अब खालिद ही बोलते जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम तो हम बार बार लेंगे नहीं। पहले मुस्लिम नहीं थे, और आपको पता है कि इस्लाम के राइज से पहले अरेबियन वर्ल्ड में, जो अरेबिया पेनिनसुला है, उसमें बहुत सारी ट्राइब्स थी और कई पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स को और पॉलीथिस्टिक कल्चर को वो फॉलो करती थी। फिर प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के बाद प्रॉफिट मोहम्मद को जब वो एक दिव्य ज्ञान प्राप्ति होती है शीरा गुफाओं में, उसके बाद वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं और कई लोग उनका विरोध करते हैं, कई लोग उनके समर्थन में आते हैं। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मोहम्मद की जीत होती है और उसके बाद इस्लाम जो है वो धीरे धीरे करके राइज होना शुरू हो जाता है अरेबियन पेनिनसुला में। तो उसके बाद ये मुस्लिम बनते हैं। शुरुआत में प्रॉफिट मोहम्मद का विरोध भी करता है इनका कबीला भी और इनके लोग भी, ये उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन जब मुस्लिम बन जाते हैं उसके बाद ये प्रॉफिट मोहम्मद की सर्विस में आ जाते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो आने वाले समय में खलीफा हुए हैं, जैसे पहले अबू बकर हुए, फिर उमर हुए, इनके समय पे इन्होंने सर्विस भी दी है, इनके समय पे इन्होंने इनकी आर्मी को लीड किया है।
तो इस तरह से इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने रीडा वॉर्स में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। रीडा वॉर्स वो वॉर थे जिसमें अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कैलिफ जो थे और जो राशिदुन कैलिफेट थी वो कंट्रोल करना चाहती थी कि सबको इस्लाम के ध्वज के अंडर यूनिफाई किया जाए और कोई भी इस्लाम की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज ना करे। तो जो लोग चैलेंज कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गई, युद्ध लड़े गए, उनमें कैलिफ की जीत हुई। और कैलिफ की जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? यहाँ पे खालिद ने निभाई और उन्होंने कई जगहों पे लड़ाइयाँ जीती। ये 632 से 633 के आसपास हुए थे। उसके बाद ससेनियन एम्पायर को इराक में हराया 633-34 में, फिर बेजेंटाइन एम्पायर को सीरिया में हराया 634 से 38 के बीच में, और तकरीबन अपने जीवन काल में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 41 मेजर बैटल्स थे। और इन सभी इंगेजमेंट्स में जो है खालिद अनडिफिटेड रहे, चाहे वो पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो रोमन आर्मी के खिलाफ लड़ाई हो। इतनी बड़ी प्रोफेशनल आर्मीज के खिलाफ भी इन्होंने सारी जंगें जीती हैं। तो इसीलिए इनको जो है इस्लामिक इतिहास का सबसे मोस्ट रेनोवेट या सबसे जो योग्य मिलिट्री लीडर के तौर पे जाना जाता है। और ना केवल इस्लामिक इतिहास का बल्कि पूरे वर्ल्ड इतिहास के जो मॉडर्न टाइम्स के जो वॉरियर्स हुए हैं उनमें इनका नाम आता है। जो 10 आप मान लीजिए, 5 मान लीजिए, तो बड़े योद्धाओं में इनका नाम होता है, गिनती की जाती है। 7वीं शताब्दी में जिस तरीके से इन्होंने अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर इस्लाम के ध्वज को फहराया वो बहुत ही ब्रूटल था और बहुत ही मतलब अग्रेसिव अप्रोच के साथ साथ इन्होंने मतलब सबको, हर विरोधी को इन्होंने हरा दिया, फतेह कर दिया, ये चीज थी। तो ये खालिद इब्न अल वालिद का मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनकी एंसेस्ट्री और इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। जन्म कब हुआ? मैंने अभी आपको बताया था 592 में हुआ, 592 में हुआ। लेकिन इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पिता थे, उनका नाम था अल वालिद इब्न अल मुगीरा। ये जो हैं ये मक्का के अंदर रहते थे और जो वेस्टर्न अरेबिया है वहाँ पे आपको पता है मक्का है, कहाँ पे है उसकी हम बात करेंगे। और मैप्स में मैं आपको अभी चीज़ें कुछ बहुत सारी क्लियर चीज़ें करूँगा, तब आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो इनके जो पिता थे वो मक्का के पास रहते थे और जब प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा कि वो एक तरह से इस्लाम के बारे में, इस्लाम को प्रीच कर रहे थे और वो एक अब्राहमिक रिलीजन को प्रचार कर रहे थे जिसमें ईश्वर को, एक ईश्वरवाद की धारणा को उन्होंने कहा, पॉलीथिस्टिक धारणा का इन्होंने खंडन किया प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, और जो मूर्ति पूजा वगैरह है उनका विरोध किया। तो यहाँ पे कई लोग जो हैं उनका विरोध कर रहे थे, वो अपने पहले के बिलीफ्स को मानते रहना चाहते थे। प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स शुरुआत में उन्होंने फॉलो नहीं की, तो वो उनके विरोधी थे और उनके विरोधियों में खालिद के पिता भी थे। ये जो है प्रॉफिट मोहम्मद की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे और ये चीज जो है कुरान में भी मेंशन है। तो ये जो इनकी जो ट्राइब थी उसका नाम था बानु मखजूम। बानु मखजूम से बिलोंग करते थे और ये भी एक खुरैश ट्राइब्स में से एक लीडिंग क्लैन था, उसमें ये बिलोंग करते थे। प्री इस्लामिक एरिस्टोक्रेसीज में इनका अच्छा दबदबा था, अच्छा नाम था। इनके अंकल थे जिनका नाम था हिशाम। हिशाम को लॉर्ड ऑफ मक्का कहा जाता था उस समय, काफी इनका दबदबा था, इनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज भी थे, अच्छा ट्रेड भी करते थे ये लोग। तो उस समय ये इस तरीके की इनकी एंसेस्ट्री रही है, इनका बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके का रहा है, मजबूत बैकग्राउंड के थे। उसके बाद इनकी जो मदर थी, खालिद की मदर, उनका नाम था अल अस्मा बिन हरियत इब्न हाजन। ये भी इसी कबीले से आती थी। ये जो इनका कबीला था वैसे बानो हिलाल कबीले ट्राइब से बिलोंग करती थी, वहां से आती थी। और बाद में चल के ये भी जो है, ये आगे चल के जो है इस्लाम में कबूल हो, इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, कन्वर्ट हो गई उसमें 622 के आसपास। और इनकी हाफ पैटर्नल सिस्टर जो थी, इनकी जो लबुना की हाफ सिस्टर थी, उन्होंने तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ विवाह भी किया है, तो उनकी वाइफ बन गई थी। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी यहाँ पे। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब से पहले अरबिया कैसा लगता था। अरेबियन पेनिनसुला जो आपको ये दिखता है, पर्शियन गल्फ और रेड सी और इस अरेबियन सी के बीच में ये जो पेनिनसुला आपको दिखता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि इस्लाम, अब तो पूरा मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम ही है, लेकिन पहले यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल थे और पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स को, पॉलीथिस्टिक कल्चर को वो फॉलो करते थे। फिर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने स्पीचेस दिए, उसके बाद मक्का से मदीना की यात्रा करी, हिजरत कैलेंडर की शुरुआत हुई, ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जो है चीज़ें बदली और चीज़ें बहुत ही जल्दी, स्पीड से, क्विकली बदलने लग गई। और धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे क्या होने लग गया, यहाँ पे जो कबीले हुआ करते थे, जिससे कुरैश कबीले से प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी बिलोंग करते थे, यहाँ पे कई सारे कबीले और कई सारे उनके
कबीलों के सरदार हुआ करते थे, कबीलों के एक तरीके से नेता हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे, जो अपनी अपनी जो डोमिनेंस को स्थापित करके रखना चाहते थे, लेकिन सबके स्थापित रह नहीं पाई। जब आगे चल के कैलिफ का साम्राज्य बना, प्रोफेट मोहम्मद ने वो साम्राज्य खलीफ को दिया, और खलीफ के बाद धीरे धीरे करके राशिदुल खलीफेट, उमायद खलीफेट और ये खलीफेट्स जो हैं आगे चलते चलते इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पे आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में बैजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था, ईस्टर्न बैजेंटाइन एम्पायर, जो कि इस क्षेत्र में ही हुआ करता था मेजरली, उसका कंट्रोल यहाँ तक था ऑलमोस्ट। पहले रोमन साम्राज्य हुआ करता था, फिर रोमन साम्राज्य दो भागों में बांटा, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है उसको बैजेंटाइन कहा जाता था, जिसकी सीमाएं इसके साथ लगती थी। इधर सेकंड पर्शियन एम्पायर था, जिसको सैसेनिड एम्पायर या सैसेनियन एम्पायर कहा जाता था, ये इधर रूल करता था। आज के जो ईरान वाला हिस्सा है वहां पे रूल करता था। यहाँ पे ये क्षेत्र जो है यहाँ पे ट्राइब्स थी। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद का राइज होता है। प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी टीचिंग्स प्रचार प्रसार होने लगता है, उनको लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद के समय पे मक्का से मदीना में यहाँ पे इस्लाम जो है इसका प्रचार होना शुरू हुआ। यहाँ पे यात्रा हुई, ये जो पहले नंबर पे जो है ना मक्का से मदीना, इसको हिजरा कहा जाता है 620 में। फिर धीरे धीरे करके प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयों में उनको जीत हासिल हुई, इस्लाम जो है उसका प्रचार होना शुरू हुआ। उसके बाद जो है प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद क्या होता है, खलीफाओं का शासन शुरू हो जाता है। 4 मेजर खलीफा हुए इस्लाम के अंदर, जिनका नाम जो है वो कुरान में भी मेंशन है। तो वो जो है वो यहाँ पे आते हैं। उसमें सबसे पहले अबू बकर होते हैं, और उसके बाद और जो धीरे धीरे करके उमर और ये जो खलीफा आते हैं, उनके समय पे बहुत सारी लड़ाइयाँ ली गई, और यहाँ पे जो भी ट्राइब्स थी उनको रीडा वॉर्स के अंदर हराया गया। उसके बाद लड़ाइयाँ और भी हुई, जिसमें ये जो ससेनियन एम्पायर है इसको भी हराया गया इधर, और इसको बैजेंटाइन को भी हराया गया। तो ये ससेनियन को हराना, बैजेंटाइन को हराना, ये जो काम था, इनमें जो मिलिट्री कमांडर था वो कौन था, यही था जो इस वीडियो में जिसकी हम बात कर रहे हैं। कौन? आपका वालिद, खालिद इब्न अल वलीद, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार नाम मैं भूल जाता हूं तो उसके लिए माफ कीजिएगा। अर्ली मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें तो मोहम्मद साहब के खिलाफ इनके अर्ली कैंपेन थे, क्योंकि इनकी ट्राइब्स और इनका जो परिवार था, इनकी जो फैमिली थी, वो पसंद नहीं करती थी प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी टीचिंग्स को। तो मखजूम जो है उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को विरोध किया उनका, और उनके खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें हिसाम जो इनके अंकल थे वो उनके प्रोमिनेंट लीडर थे, जिनको लॉर्ड ऑफ मक्का कहा जाता था एक समय। और उनके अलावा उनके कजिन थे एक, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी, और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के क्लैन को ही इन्होंने बॉयकॉट किया। और 618 से 616-618 के बीच में ये सब चल रहा था। उसके बाद जो है प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मक्का से मदीना चले जाते हैं, और मदीना में जो है ये 622 में जो होता है, उस समय हिजरत कैलेंडर की भी शुरुआत हो जाती है, वहाँ पे अपनी टीचिंग देते हैं। तो मदीना के अंदर एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बन जाती है सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब की और इस्लाम की। वहाँ से उसके बाद ये वापस आके मक्का में लड़ाई लड़ते हैं और मक्का के इन ट्राइब्स को हरा देते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बदर होता है 624 में, और जिसमें अबू जलल जो है वो कमांडर होता है मखजूम का। मखजूम मतलब ये जो परिवार था खालिद का, उसमें से बिलोंग करता था। तो उसके खिलाफ लड़ाई हुई बदर में। जो है मुस्लिम आर्मी भले ही छोटी थी, इस्लाम उस समय इतना प्रचार नहीं हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास छोटी आर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जीत हासिल हुई। उसके बाद लगभग इस लड़ाई के अंदर करीब खालिद के 25 के आसपास पैटर्नल कजिन्स जो थे उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें अबू जलाल भी था। जहाल जो इसका लीडर था ग्रुप का, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद खालिद को कमांड सौंपी गई कि अब खालिद जो है वो मिलिट्री कमांडर बनेंगे। तो खालिद बने, और उसके बाद एक बहुत बड़ा बैटल होता है, बैटल ऑफ अहुद। बैटल ऑफ अहुद जो होता है वो मदीना के नॉर्थ में एक छोटी जगह है, वहाँ अहुद, वहाँ पे होता है। और इसमें मुस्लिम आर्मी को खालिद की लीडरशिप की वजह से, उसके मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से मोहम्मद शाह की आर्मी को भी हरा दिया गया। और उसके कई कारण हैं, देखें मुस्लिम हिस्टोरियंस और अलग अलग हिस्टोरियंस जो है उसके अलग अलग कारण देते हैं कि जो मुस्लिम आर्मी है उसने होल्डिंग छोड़ दी थी, उसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और कई तमाम कारण दिए जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये है, इस कैंपेन में मोहम्मद साहब की जो मुस्लिम आर्मी थी उसको हरा दिया गया था। खालिद के जो साउंड टैक्टिक्स थे, जो कमाल के टैक्टिक्स थे, जिस तरह से वो मिलिट्री को लीड करते थे, उस हिसाब से उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद जो है आगे चल के जो दोनों के बीच में मुस्लिम आर्मी जो है वो भी डिफेंसिव मोड में चली गई। इन्होंने भी उस चीज़ को बैकफुट पे ले लिया कि अब एक बार के लिए लड़ाई रुक गई थी। लेकिन बाद में क्या है,
जो चीज़ें देखी गई, प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी इस चीज़ की तारीफ कर रहे थे जिस तरह से खालिद ने उस मिलिट्री कैंपेन को लीड किया, और सब समझ गए थे कि ये व्यक्ति जो है एक मिलिट्री जीनियस है, और कुरैश की यहाँ पे विक्ट्री होती है अहुद में, और एकमात्र ऐसी विक्ट्री थी यहाँ पे किसी मिलिट्री कमांडर की जो कि इस्लाम के खिलाफ हो पाई। प्रॉफिट मोहम्मद की आर्मी के खिलाफ भी वो लड़ाई में जीत हासिल कर पाए, और एकमात्र ऐसा एंगेजमेंट था। तो इसलिए सभी ने इनकी जो तारीफ है वो करी कि एक कमाल का मिलिट्री जीनियस है ये व्यक्ति, और इसको हराना इतना आसान नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनको भी यहाँ पे मारा गया, और कईयों को बैटलफील्ड में यहाँ पे बंदी बना लिया गया, और कई लोग यहाँ पे संख्या में मारे गए। उसके बाद जो है आगे चल के 628 के आसपास प्रॉफिट मोहम्मद साहब और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मक्का की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पे उनको उम्रा जो है उसको परफॉर्म करना था, क्योंकि दो सबसे होलीस्ट साइट मानी जाती हैं इस्लाम की। ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन मक्का और मदीना सबसे इंपॉर्टेंट है, मदीना के बाद मक्का आ जाता है। तो मक्का में उनको उम्रा परफॉर्म करना था, और ये बात जो है कुरैश कबीले को और कुरैश की इन ट्राइब्स को पता चल गई, जिसको खालिद लीड कर रहे थे। तो कुरैश आर्मी जो है वो अपने 200 कैलवरीज के साथ यहाँ पे निकली उनकी यात्रा को रोकने के लिए, उनकी उम्रा को रोकने के लिए। लेकिन खालिद निकल चुके थे, ये बात प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी पता चल गई, इसलिए उन्होंने रास्ता बदल लिया। उन्होंने सोचा कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है खालिद के खिलाफ, और उन्होंने एक अनकन्वेंशनल और डिफिकल्ट रूट अपनाया, और वहां पे जाके मक्का में वो जो अपना उम्रा था उसको परफॉर्म किया। अब यहाँ के बाद जो है चीज़ें ऐसी हो गई कि दोनों ने देखा कि हमें बीच में सहमति दर्ज कर लेनी चाहिए, एक ट्रूस, एक एग्रीमेंट जो है वो कर लेना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो साइन होती है 628 मार्च में, और मुस्लिम्स एक तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स और दूसरी तरफ कुरैश जो अपने आप को सेपरेट रखना चाहते थे, उनके बीच में एक समझौता हो गया कि दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो है ये कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि आगे चल के जब खालिद ही इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद इन सभी को, जो भी उनका विरोध करते हैं, उन सभी को हरा दिया जाता है। अब इस्लाम में कन्वर्जन कब होता है? 8th ईयर ऑफ हिजरत कैलेंडर, AH कैलेंडर जो है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने शुरुआत की थी 629 के आसपास लगभग माना जा रहा है कि उस समय जो है खालिद एक बार बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी बताया ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो ये बात उन्होंने कहा कि एक बार मैं बैठा था और सोच में था कि ये जो नया रिलीजन है इस्लाम, ये इतना जल्दी जल्दी जो है स्प्रेड हो रहा है, लोग इसको इतना जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है प्रॉफिट मोहम्मद, ये सर्टेनली एक मैसेंजर है, क्योंकि वो भी अपने आप को एक मैसेंजर कह रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद की, वो ईश्वर के, अल्लाह के जो हैं वो एक तरह से मैसेंजर हैं, वो एक तरह से एक प्रॉफिट हैं। तो ये बात उनको भी मन में लगी कि हाँ, ये व्यक्ति कह रहा है, ये जो क्लेम कर रहा है वो सच में बात तो ठीक लग रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग इनकी प्रीचिंग को, इनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितना इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, और मैं कब तक अपने कन्वर्जन को पोस्टपोन कर पाऊंगा? एक ना एक दिन तो मुझे भी इस्लाम को कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी बातें उनको आकर्षित कर रही थी, जो भी कारण थे जिसकी वजह से वो इस्लाम की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो उसके बाद जो है वो जो है उनका भी ये मन हुआ, उनकी ये इच्छा हुई कि वो मदीना जाएं और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सामने अपने आप को सबमिट करें, इस्लाम को कबूल करें, ये उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने जाके प्रॉफिट मोहम्मद साहब से मिलन किया, मिले, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, और मुझे माफ़ी आप ईश्वर से, अल्लाह से जो है मेरी फॉरगिवनेस के लिए जो है प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैंने जो पहले के अग्रेशन दिखाए इस्लाम के खिलाफ और मुस्लिम्स के खिलाफ, उनके लिए मुझे माफ़ कर दें अल्लाह, ये बात कही। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा कि देखिए, आपने इस्लाम को कबूल कर लिया है, कन्वर्जन कर लिया है, इसी से आपके सारे पाप जो हैं वो धुल गए हैं, और अब अल्लाह अलमाइटी जो है वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने इंसिस्ट किया और कहा कि प्लीज़ आप एक बार मेरे लिए प्रार्थना तो कर ही दीजिए, ताकि मुझे अल्लाह जो है वो माफ़ कर दें, क्योंकि आप मैसेंजर हैं, आपकी बात जो है वो ज़्यादा वो उन तक पहुँचेगी, ये बात उन्होंने कही। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उनके लिए प्रार्थना भी करी, और उन्होंने कहा कि इनके सभी पापों को, इनके सिंस को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। तो ये सब चीज़ें करके, और उसके बाद जो है खालिद जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्जन उनका हो जाता है, इस्लाम को वो कबूल कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि खालिद जैसा एक व्यक्ति उन इस्लाम को मिल गया था, जो कि एक कमाल का योद्धा था, एक ज़बरदस्त मिलिट्री जीनियस था, और इस्लाम में जाने के बाद खालिद का ये मंशा हो गई थी उसकी, उसे इस्लाम की पूरी तरह से सर्विस करनी है,
इस्लाम का जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो आदेश है उसको फॉलो करना है। तो दोनों का एक तरह से एक यहाँ पे संगठन बन गया, दोनों को फ़ायदा हो रहा था अपना अपना, और इस्लाम को इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि खालिद जैसा मिलिट्री जनरल उनको मिला जो कि पहले उन्हीं को बैटलफील्ड में इवन हरा चुका है, वो व्यक्ति उनके पक्ष में हो गया। तो उनके लिए ये एक अच्छी डील थी, अच्छा फ़ायदा था कि उनको अब अरेबिया के अंदर एक ऐसा लीडर मिल गया जो कि उनको साथ देगा, और एक अच्छा एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर होने की वजह से वो उनको प्रचार प्रसार में भी उनकी मदद करेगा। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है 632 के आसपास, जून 632 में। और उसके बाद जो है अब ये चीज़ हो जाती है कि ये जो नया मुस्लिम स्टेट बना है उसका रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड कौन बनेगा। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद खलीफ बनेंगे, लेकिन किसी को नॉमिनेट नहीं किया था कि उनकी मृत्यु के बाद खलीफा बनेगा कौन। तो उनके जो ससुर थे अबू बकर, उनको खलीफा बनाया गया, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर के तौर पे उनकी पहचान होती थी खलीफा की। वो एक रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे, उनके क्लोज कैंपेनियन भी थे। तो ये चीज़ थी, लेकिन इसके दौरान ही क्या चीज़ें हुई कि ये जो नया मुस्लिम स्टेट बना था इसके अंदर एक स्प्लिट हो गया। स्प्लिट कैसे हो गया उसकी हम बात करेंगे। सिया और सुन्नी का विवाद मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे तो डिफरेंस क्या है। कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो ब्लड रिलेशन में हैं अली, उनको बनना चाहिए, उनके कजिन भी थे और उनके विवाहिक उनकी बेटी से विवाह भी हो रखा था अली का, तो अली जो हैं उनको खलीफ बनाया जाना चाहिए। एक ग्रुप जो था वो अबू बकर को सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि अबू बकर जो हैं वो भी उनसे रिलेटेड हैं, भले ही ब्लड रिलेटेड नहीं है, उनके ससुर हैं, लेकिन वो ज़्यादा योग्य हैं, उनको जो है बनाया जाना चाहिए खलीफा। तो दोनों के बीच में इस्लाम के अलग अलग जो समूह के जो लोग थे उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया, और यहीं से सिया और सुन्नी बने। सुन्नी वो थे जो अबू बकर की को बनाना चाहते थे, खलीफा बनाना चाहते थे, और सिया वो थे जो कि सिर्फ अली को खलीफा बनाना चाहते थे। तो ये चीज़ हुई, और सिया और सुन्नी के बीच में वैसे कई सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस ये हैं कि सुन्नी जो है वो चारों खलीफाओं को राइटली गाइडेड खलीफ मानते हैं, लेकिन शिया जो हैं वो सिर्फ अली में बिलीव करते हैं और कहते हैं कि अली जो हैं वही जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद के सच्चे तौर पर सक्सेसर माने जा सकते हैं। उसके अलावा सुन्नी ये हैं जो मानते हैं कि सुन्ना में बिलीव करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के एग्जाम्पल्स में बिलीव करते हैं, और ये जो सिया हैं ये कहते हैं बिलीव ऑल दैट मुस्लिम रूलर शुड बी डिसेंडेंट फ्रॉम द मोहम्मद। ये मानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम रूलर जो हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट मोहम्मद के वंश से आने चाहिए, उनके ब्लड ग्रुप से आने, उनके ब्लड से आने चाहिए, उनकी ब्लड लिनेज से आने चाहिए। ये सिया जो हैं बेसिकली, ये वैसे इनकी संख्या कम है। सिया कंट्रीज में आपको ईरान एक देश दिखेगा जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और ज़्यादातर देशों में आपको सुन्नी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में नजर आएगी। तो ये लोग जो हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब की लिनेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कहते हैं कि उनसे जो ब्लड रिलेटेड है वही जो है वो उनको हम स्वीकार करेंगे लीडर के तौर पे, बाकियों को नहीं स्वीकार करेंगे। और दोनों के बीच में कुछ अलग अलग जो वो है मीनिंग है कुरान के, उनमें भी कुछ मतभेद है कि कुछ चीज़ों को वो उस तरह से स्वीकार करते हैं, कुछ अलग तरीका, मतलब उनको चीज़ों को समझने का जो तरीका है वो भी थोड़ा अलग अलग है। लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि सुन्नी जो हैं उन्होंने कहा कि अबू बकर को बनाएंगे हम खलीफा, और सिया ने कहा कि अली को बनाएंगे, और अल्टीमेटली अबू बकर जो हैं उनको बनाया गया। अबू बकर का जो ग्रुप है वो जीत गया और उसको ग्रुप में बनाया गया। ओपिनियन दोनों के बीच में बटी हुई थी, और जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो सपोर्टर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो मुहाजिरुन जिनको कहा जाता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ आए थे, मक्का से मदीना की यात्रा उन्होंने की थी, उन सभी लोगों के बीच में यहाँ पे मतभेद हो गया था। अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बीच में समय पे इनके बीच में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि वो तो खुद मैसेंजर ऑफ गॉड थे। लेकिन इनके जो सक्सेसर जो बनेगा, और सक्सेसर कौन बनेगा, ये बात प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने तो कही नहीं थी। तो उनके बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उनके बीच में ये एक विवाद हो गया कि अबू बकर बनेंगे या अली बनेंगे। बने तो अबू बकर ही, लेकिन अबू बकर की जो सक्सेशन है उसको एक ग्रुप ने नहीं स्वीकार किया, उनको शिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये सक्सेशन के ऊपर एक विवाद चल रहा था, और ये विवाद जो है लंबा चला। लेकिन विवाद के बाद हमारे सवाल ये आता है कि यहाँ पे
जो आगे कैलिफेट बनी, राशिदन कैलिफेट बनी, जिसमें 4 खलीफा बने, जिसमें अबू बकर पहले बने और अली आखिरी बने, चौथे खलीफा बने। इसमें सपोर्ट कौन, अबू बकर को कौन सपोर्ट कर रहा था और खालिद किसको सपोर्ट कर रहे थे? खालिद जो है वो अबू बकर के सक्सेशन के एक सपोर्टर थे और एक कट्टर सपोर्टर थे। उनका मानना था कि अबू बकर जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के एक क्लोज कंपेनियन थे और उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता उनके कैरेक्टर के ऊपर और उनकी योग्यता के ऊपर। तो अबू बकर जो हैं वो एक सच्चे मायनों में उनके सक्सेसर बन सकते हैं। तो खालिद बेसिकली सुन्नी मुस्लिम को से बिलोंग करते थे, सुन्नी जो ग्रुप था उसके सपोर्टर थे, अबू बकर के सपोर्टर थे। और राशिदुन कैलिफेट के अंदर पहले 2 खलीफा जो हुए अबू बकर और उमर, जिनको शिया मुस्लिम्स भले ही ना स्वीकार करते हों, लेकिन उनके समय जो राशिदुन कैलिफेट चली उस समय वो उनको सर्व कर रहे थे, ये चीजें चल रही थी। अब बात आती है कि आगे चल के हुए रीडा वॉर्स। जब अबू बकर ने अपनी कमान संभाल ली, वो खलीफ बन गए, तो जो अरेबियन पेनिनसुला था उसके अंदर एक तरीके का सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर ये क्यों हुआ? क्योंकि जो अरेबिया की ट्राइब्स थी, बहुत सारी ट्राइब्स जिसने इस्लाम को कबूल कर भी लिया था और कईयों ने नहीं भी किया था स्वीकार, उनमें से जिन्होंने स्वीकार कर लिया था, इवन वो लोग भी बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस नए मुस्लिम स्टेट से अपना नाता तोड़ लिया। नाता क्यों तोड़ लिया? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की टीचिंग्स को वो फॉलो कर रहे थे, अपने आप को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कभी भी अपने सक्सेसर को अपॉइंट किया नहीं। तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई तरीके का कोई भी खलीफा या कोई भी और व्यक्ति जो है उनके ऊपर डोमिनेट करे और उनको अपनी पॉलिटिकल एकदम अथॉरिटी के अंदर रखे। और कई उनके कारण थे। रीडा वॉर्स के ऊपर हम जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या कारण थे जो ट्राइब्स उनका विरोध कर रही थी। कुछ इकोनॉमिक कारण भी थे, उनके ऊपर टैक्सेशंस वगैरह लगाए जाते थे, कुछ के कुछ और अलग कारण थे। किसी लोगों का, कई तो ऐसे भी थे जो कि अपने आप को अगला प्रॉफिट या उनका सक्सेसर मान रहे थे और अबू बकर या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनका सक्सेसर मानने से मना कर रहे थे। तो कई सारे कारण थे रीडा वॉर्स के, जिसमें रीडा वॉर्स हुए। और रीडा वॉर्स जब हुए तो इसमें एक तरफ तो थे खलीफ जो कि ये चाहते थे कि पूरा इस्लामिक स्टेट जो है वो खलीफा के अंडर रहे, उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी को स्वीकार करे। अबू बकर भी यही चाहते थे कि वो इस्लामिक रूल को पूरी अरेबियन पेनिनसुला को यूनिफाई करें और उसके ऊपर रूल भी करें और उसको प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स थे, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको और प्रमोट करें। लेकिन बहुत से लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह से रीडा वॉर्स हुए। जो लोग कैलिफ की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहे थे, जो अपोस्टल्स थे, उनके खिलाफ ये लड़ाई गई। और इन लड़ाइयों को लीड किसने किया? ये लीड किया यहाँ पे खालिद ने। तो मक्का मदीना ये स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी, यहाँ पे कोई विवाद नहीं था। लेकिन बाहर जो है यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी। यामामा ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइब थी। यहाँ पे जाके लड़ाइयाँ हुई, यामामा का बैटल हुआ। उसमें शिया मुस्लिम्स यहाँ पे थे कई सारे, जो कि अबू बकर को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, कई जगहों पे लड़ाइयाँ हुई। और इन लड़ाइयों में ये जो 632 और 34 के बीच में लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसमें खालिद ने इन सभी को हराए, इन सभी ट्राइब्स को हरा के और इनको इस्लामिक ध्वज के अंडर और खलीफ की लीडरशिप के अंडर उनको झुका दिया। ये बेसिकली तो वो कमांडर इन रीडा वॉर्स रहे। और खालिद की लीडरशिप में अबू बकर ने सेनाओं को अलग अलग जगहों पे भेजा और अपनी इनोवेटिव मिलिट्री स्किल्स और स्ट्रेटजीज और लाइटनिंग फास्ट कैलोरी अटैक्स की वजह से इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर कई जो रिबेल ट्राइब्स थी उन सभी को हरा दिया। ये जो लाइटनिंग फास्ट कैलोरी अटैक्स जो थे, ये इनके बहुत कमाल के टैक्टिक्स थे। ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आर्मी को ले जाके बैटलफील्ड में लड़ रहे हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वहां रुक गए, महीनों के लिए रुक गए, नहीं। एक छोटी आर्मी को लेके जाते थे और एक क्विक अटैक करते थे, लौट के आ जाते थे। जब दूसरी आर्मी वापस कमजोर होती थी, एक अपने आप को रिकॉन्सोलिडेट नहीं कर पाती थी, उससे पहले दूसरे एक वीक पॉइंट पे जाके अटैक कर देते थे, फिर तीसरे पे अटैक कर देते थे। इस तरह से उन्होंने इस तरीके की मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई थी ताकि वो तरीके से सभी को हरा पाएं। और इन विक्ट्रीज ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया कि खलीफेट जो है वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड करती चली गई। अबू बकर के समय पे भी और उमर के समय पे भी, और जितने भी रिबेलियंस थे उन सभी को इन्होंने सप्रेस कर दिया, सभी का दमन कर दिया बेसिकली। सबसे मेजर जो बैटल हुआ इस दौरान, रीडा वॉर्स के दौरान, वो हुआ बैटल ऑफ यमामा में,
632 में हुआ। यहाँ पे मुसालिमा नाम का एक व्यक्ति था जो अपने आप को प्रॉफिट क्लेम करता था, और ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय से ही था, पहले से ही। और इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को ये भी कहा था कि हम प्रॉफिट रेट को शेयर कर लेते हैं, बेसिकली आप अपने प्रॉफिट रह जाइए, मैं भी अपने आप को प्रॉफिट। वो भी कह रहे थे कि मुझे भी चीज़ों का आभास होता है, मैं भी लोगों को इनलाइटन कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें थी। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने इनकी बात मानी नहीं और मुसालिमा को स्वीकार नहीं किया, और उसके बाद मुसालिमा को यहाँ पे बुरी तरह से हराया गया। और सबन, एक हिस्टोरियन, उन्होंने कहा कि जितने भी व्यक्ति, जितने भी रिबेलियंस उनके रास्ते में आए, जिस किसी को भी हराना था, उस हर व्यक्ति को यहाँ पे खालिद ने हरा दिया और बहुत बुरी तरह से हराया। और हराने के बाद ये जो इस्लामिक अथॉरिटी है, स्पेशली प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो लोग अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कैलिफ की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, उन सभी को यहाँ पे हरा दिया, और अरेबियन पेनिनसुला जो है पूरी तरह से खलीफा के कंट्रोल में आ गया। अब जो है इराक की तरफ कैंपेन करें, इराक जो है उस समय ससेनियन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था, जो कि उस समय एक पर्शियन एम्पायर था। उसकी मेन होल्डिंग ईरान में थी, लेकिन इराक तक उसका रूल था। लोअर जो मेसोपोटामिया का पुराना रीजन हुआ करता था वहां तक। हालांकि अबू बकर जो है वो इराक में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन खालिद का काफ़ी ये इंटरेस्ट था कि वो अब इस्लाम के ध्वज को और दूर दूर सीमाओं तक फैलाएंगे और इस्लाम का प्रचार करेंगे। और इस्लाम को फैलाने के लिए उन्होंने अपने युद्ध कला का सहारा लिया और कहा कि हम जो हैं उनके ऊपर को, बहुत से लोगों को उन्होंने कहा जहाँ जहाँ पे वो गए कि या तो आप जजिया दीजिए, जजिया कर, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था कि अगर आप जजिया कर दीजिए, जजिया कर नहीं देना चाहते तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, इस्लाम को भी कबूल नहीं करना चाहते और जजिया कर भी नहीं देना चाहते तो हमारी तलवारों का सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे योद्धा हैं जो मरने के लिए उतने ही उतारू हैं जितना कि आप जिंदा रहने के लिए हैं। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही। और उसके बाद उन्होंने इराक की तरफ भी चढ़ाई कर दी, जो कि ससेनियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कई लोगों ने कि अबू बकर की जो कि खलीफा हैं उनकी बात के खिलाफ उन्होंने जाके इराक के ऊपर अटैक किया। लेकिन उसके बाद उनका मकसद मेन ये था, उन्होंने ये कहा कि देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा था कि जितनी भी अरब की ट्राइब्स हैं उन सभी को इस्लाम की अथॉरिटी के अंदर रखना है, और अरब की कई सारी ट्राइब्स जो हैं वो इराक के अंदर भी रहती हैं, तो उनको भी हमारे इस्लामिक ध्वज के अंडर लेके आना, मदीना पॉलिसी के अंदर लेके आना हमारा काम है, तो वो हम करके आएंगे। तो ये उन्होंने किया। उसके बाद आगे चल के उन्होंने 18,000 की स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ, मुस्लिम आर्मी के साथ, पर्शियन आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी कुवैत में, जो कि आज के समय इराक में है, कुवैत में है। कुवैत अलग से पड़ जाता है, तो कुवैत में जाके इन्होंने लड़ाई लड़ी और यहाँ पे जाके भी पर्शियन आर्मी को इन्होंने बुरी तरह से हराया। और यहाँ पे धीरे धीरे करके जो मजर, वलाजा, उलासिस, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मेसोपोटामिया के जो पुराने क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड को जमा लिया। और पर्शियन एम्पायर को, जो ससेनियन एम्पायर था, दूसरा पर्शियन एम्पायर कहा जाता है। एक पुराना पर्शियन एम्पायर भी हुआ करता था, आपको आर्केमिनीड एम्पायर जिसको कहा जाता है, वो पर्शियन एम्पायर अलग था, वो जिनकी लड़ाइयाँ ग्रीक्स के साथ चलती रहती थी। ये ससेनियन एम्पायर दूसरा पर्शियन एम्पायर है जिसको सेकंड पर्शियन एम्पायर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि इस्लाम के समय पे था, इनके समय पे था। तो इन मैप को ध्यान से देखिएगा कि अरेबियन पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में लेके उसके बाद राशिदुन कैलिफोर्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, लेकिन अब खालिद की मंशा थी कि ससेनियन की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है और बेजेंटाइन की तरफ भी बढ़ना है। इवन दो बेजेंटाइन और ससेनियन एम्पायर ने हाथ तक मिला लिए थे एक बार राशिदुन कैलिफेट का मुकाबला करने के लिए, लेकिन खालिद वहां पे भी नहीं रुका। खालिद ने इन दोनों की संघ को भी एक साथ हराया है। तो बहुत ताकतवर एम्पायर रहे हैं इतिहास में बेजेंटाइन एम्पायर और ससेनियन एम्पायर। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बेजेंटाइन एम्पायर जो है वो रोमन एम्पायर की विरासत को संभाले हुआ था, और रोमन एम्पायर इतिहास का बहुत ताकतवर साम्राज्य रहा हुआ है, तो इसलिए बेजेंटाइन को भी हराया और ससेनियन को भी हराया। तो ये बड़ी बात थी उस समय। उसके बाद मेसोपोटामिया में जो आखिरी लड़ाई हुई वो हुई फिराज में, और मेसोपोटामिया में जो फिराज जगह है वहां पे हुआ, बैटल ऑफ फिराज बोलते हैं इसको। 60,000 सैनिक थे उस समय खालिद के, और एक तरफ पर्शियन और रोमन आर्मी का दोनों का संगठन था, बहुत बड़ी आर्मी थी उनके पास भी। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने यूफ्रेट जो रिवर थी उसको क्रॉस किया, रोमन आर्मी को और पर्शियन आर्मी को वो
नदी क्रॉस करनी थी मुस्लिम फोर्स को हराने के लिए, लेकिन खालिद ने अपनी लाइट इन्फेंट्री को मदद लेके एनिमी की तरफ कूच कर दिया। सबसे पहले उस ब्रिज के ऊपर कंट्रोल किया और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे इस लड़ाई में भी इन्होंने जीत हासिल करी। तो बेसिकली पर्शियन और रोमन आर्मी का जो संघ था उसको इन्होंने इस समय पे हरा दिया था। ये मेसोपोटामिया में इनकी आखिरी लड़ाई थी। इराक लगभग इनके पूरे कंट्रोल में आ चुका था। और इस समय तक जिस तरह से खालिद ने मिलिट्री कैंपेन करे थे ऑल अराउंड द पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला एंड इराक, इससे क्या होता है कि सब लोग ये बात मान चुके थे कि खालिद एक मिलिट्री ब्रिलियंट है, जीनियस है, और मेसोपोटामिया में ये बात सब जगह फैल चुकी थी। तो बहुत सारे लोग इस्लाम को यहाँ पे कबूल कर चुके थे। और उसके बाद जो है अबू बकर ने उनको कहा था कि आप वापस आ जाइए, और उसके बाद उनको कहा कि अब आपको बेजेंटाइन की तरफ अटैक करना है, जो कि सीरिया के ऊपर होल्डिंग रखी हुई थी। सीरिया वाला जो क्षेत्र है वो बेजेंटाइन के कंट्रोल में हुआ करता था। आपको मैप में अगर दिखे तो यहाँ पे है आज के समय सीरिया, आपको पता है ना, सीरिया यहाँ पे है, तो ये बेजेंटाइन के कंट्रोल में था। यहाँ पे आपको पता है आज के समय क्या कौन है, इजराइल वगैरह है, ये भी बेजेंटाइन के कंट्रोल में था। तो ये क्षेत्र इनको कंट्रोल में लेना था। और जेरूसलम का कंट्रोल तो जो है हर कोई चाहता ही था। जेरूसलम का कंट्रोल जो है क्रिश्चियन भी चाहते थे, यहूदी भी चाहते थे, और इस्लाम भी चाहता था। उस समय यहूदी इतना इसमें नहीं थे लड़ाई में, क्रिश्चियन और इस्लाम वाले ज़्यादा लड़ रहे थे इसके लिए। तो बेजेंटाइन अपने पास कंट्रोल रखना चाहता था, और ये राशिदुन अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। उमायद ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, राशिदुन ने भी ले लिया था। लेकिन आगे चल के इतिहास में आपको पता है 10वीं-11वीं शताब्दी में जेरूसलम के कंट्रोल कर लेकर और भी लड़ाइयाँ हुई हैं, है ना। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड के बीच में जेरूसलम के कंट्रोल को लेकर। और इवन आज भी आप जानते हैं कि जेरूसलम एक बोन ऑफ कंटेंशन है। अब इस्लाम और यहूदियों के बीच में है, क्रिश्चियंस उस लड़ाई में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन तीनों के लिए वो एक होली प्लेस तो है ही। तो यहाँ पे मुस्लिम जीतते जा रहे थे, खालिद का जो ओरा है वो बढ़ता जा रहा था। उसके बाद अबू बकर ने कहा कि सीरिया को इन्वेड करना है, क्योंकि अबू बकर की एक दूसरी जो आर्मी है, जो जिसको दूसरे सेनापति, दूसरे जो लीडर हैं, कमांडर हैं, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने 4 बार कोशिश करी थी तकरीबन 28,000 सैनिकों को लेके, कि वो चाहते थे कि सीरिया और उसके आसपास के अर्बन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे योग्य मिलिट्री कमांडर खालिद को कहा कि अब आप जो है सीरिया की तरफ कूच कीजिए। तो ये आप मैप देखिए, यहाँ से राशिदुन कैलिफेट की तरफ से यहाँ पे जाके अटैक करना था, इस क्षेत्र को, सीरिया को अपने कंट्रोल में लेना था। तो उन्होंने कई सारे अटैक किए। और ये फ्रंट आपको दिख रहे हैं, इधर ससेनियन एम्पायर का फ्रंट दिख रहा है, इधर बेजेंटाइन का आपको फ्रंट दिख रहा है, इधर ये आपको ये जो है, इधर आपको ये आर्मी के मूवमेंट दिख रहे हैं, जिसमें जिस तरह से सीरिया की तरफ मार्च किया गया वो है। तो सीरिया की तरफ मार्च किया, ये एक टफ टास्क था कि बेजेंटाइन फोर्स को उसके होल्ड में जाके, उसके गढ़ में जाके हराना था। लेकिन खालिद ने सिर्फ 9,000 की आर्मी को ले जाकर, मुस्लिम आर्मी को ले जाकर सीरिया की पोस्ट की तरफ अटैक करना शुरू किया, और इन्होंने बेजेंटाइन फोर्स को हरा दिया इजराइल के आसपास वाले क्षेत्र में, और फहल वाले क्षेत्र में हरा दिया। और इवन उसके बाद बेजेंटाइन की फोर्स को दमास्कस, जो कि आज के समय सीरिया की राजधानी है, वहां से भी बेजेंटाइन की फोर्स को रिट्रीट करना पड़ा, छोड़ के भागना पड़ा। और फाइनली 635 अगस्त में इन्होंने दमास्कस और सीरिया के जो बड़े मेजर क्षेत्र थे, जितने भी वहाँ पे अर्बन क्षेत्र थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। इवन 5 मिलिट्री कमांडर्स को वहाँ के जो मेन सिटी गेट्स थे उनके ऊपर अपॉइंट कर दिया कि अब आपका काम है कि इस शहर को हमारी गिरफ्त के अंदर रखना है, राशिदुन की कैपिटल गिरफ्त के अंदर रखना है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि सीरिया वाला जो हिस्सा है, दमास्कस वाला जो क्षेत्र है, इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पे आज जानते हैं कि यहाँ पे सीरिया है, ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे इजराइल है। ये जो क्षेत्र था एक समय पे पूरा बेजेंटाइन के कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद 635-36 में ये मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ गया, राशिदुन कैलिफेट के कंट्रोल में आ गया, ड्यू टू खालिद की जो मिलिट्री ब्रिलियंस है उसकी वजह से। उसके बाद और भी मिलिट्री कैंपेन हुए बेजेंटाइन के खिलाफ, जिसमें एक इनको ये पता चल गया था कि जब ये सीरिया पे ही अटैक कर रहे थे, उस समय इनको पता चल गया था कि बेजेंटाइनियन जो हैं वो उनके एक नोबलमैन के बेटा हुआ है, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उनकी आर्मी और उनके लोग तो वहाँ पे व्यस्त हैं, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाकर वहाँ के जो ईस्टर्न गेट हुआ करता था उसके जो जितने गार्ड्स थे उनको मार दिया। और उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न गेट की तरफ भी एक तरह से वेस्टर्न गेट की तरफ भी जो है एंट्री लेके दोनों तरफ से घेर लिया
यहाँ पे बेजेंटाइन एम्पायर को। तो फाइनली इनके बीच में एक नेगोशिएशन हुआ, बेजेंटाइन की आर्मी ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया, एग्रीमेंट हुआ, दमास्कस पूरी तरह से सरेंडर हो गया था और मुस्लिम एम्पायर का पार्ट बन गया था। जो राशिदुन कैलिफेट है वो सीरिया तक फैल चुकी थी। इसकी हम अभी बात करें तो देखिए 622 से लेकर 32 के बीच में लगभग पूरा जो क्षेत्र है सऊदी अरब का वाला हिस्सा वो कंट्रोल में आ चुका था प्रोफेट मोहम्मद के साथ में के समय पे। लेकिन उसके बाद भी रीडा वॉर हुए थे, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद आगे चल के यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स ने विरोध कर दिया। तो एक बात मानिए कि सऊदी अरब वाला ये जो क्षेत्र, सऊदी अरब क्या मानिए, ये जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, इसको भी कंट्रोल में लेने के लिए खालिद ने मेहनत करी। और उसके बाद राशिदुन कैलिफेट का जो एक्सपेंशन हुआ है, ये देखिए आप, ये राशिदुन के समय पे एक्सपेंशन हुआ है। 4 जो राशिदुन कैलिफेट हुए हैं उनके समय पे हुआ है। तो इसमें भी पहले 2 खलीफा हुए, अबू बकर और उमर। उनके समय पे मिलिट्री कमांडर जो थे वो कौन थे? खालिद ही थे। तो उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में लिया, स्पेशली इराक सीरिया वाला हिस्सा अपने कंट्रोल में लिया, ये वाला क्षेत्र अपने कंट्रोल में लिया। ये वाले क्षेत्र जो है थोड़े बाद में इनके कंट्रोल में आए थे। ठीक है, इस तरह से हुआ था। अब बात आती है कि खालिद की जो सबसे ग्रेटेस्ट विक्ट्री थी बेजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ, वो हुआ बैटल ऑफ यारमुक में, जो कि 636 में हुआ। ये उमर के समय पे हुआ, जो दूसरे खलीफा हुए हैं उमर, उनके समय पे हुआ। और ये माना जाता है कि उस समय तक खालिद को सभी ने ये स्वीकार कर लिया था और इस्लामिक वर्ल्ड में ये धारणा बन चुकी थी कि सच में खालिद जो है वो अल्लाह की तलवार है। और उनको लोग एक तरह से बहुत मानने लगे थे, ग्रेटेस्ट कमांडर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री मानने लगे थे। और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उमर भी उनको कुछ हद तक नापसंद करने लगे थे। उनको लग गया था कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, इसकी जो नाम है वो खलीफा से भी ज़्यादा लोग जो है पॉपुलर हो चुका है। इस तरह से खलीफा की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। उमर एक अच्छे खलीफा माने जाते हैं, तो उनको मानते थे लोग। लेकिन ये जो खालिद हुए, उनके बारे में कुछ इतिहासकारों ने भी बहुत सी चीज़ें कही हैं कि खालिद को थोड़ा नापसंद करते थे कुछ कुछ चीज़ों की वजह से। तो वो क्या थे? तो बैटल ऑफ यामुक हुआ। उसके बाद जो है लगभग जो है पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर इनका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका था। जॉन वाल्टर जेंडोरा ने अपनी बुक में ये बात बताई है कि बैटल ऑफ यारमुक जो है उसने बहुत हद तक इस्लामिक वर्ल्ड को, राशिदुन कैलिफेट को मजबूत किया और बेजेंटाइन एम्पायर को बहुत कमजोर कर दिया। जिसकी वजह से ये जो ऐसी स्थिति बनी कि एक खालिद एक ऐसे पहले अरेबियन मिलिट्री लीडर बने जिन्होंने पर्शियन और रोमन सुपर पावर्स को पूरी तरह से हेड टू हेड हरा के और उनको कमजोर कर दिया। और इससे एक चीज और तैयार हो गई कि अब जो आगे आने वाले खलीफ होंगे और इवन उमर है, उनके लिए भी ये बन गया था, एक ब्लूप्रिंट बन गया था कि कैसे आपको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो साम्राज्य विस्तार की जो ब्लूप्रिंट थी उसको तैयार किसने करके दिया? खालिद ने करा इस बैटल ऑफ यारमुक में। ये बहुत डिसिसिव बैटल था और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था जिसको इस्लाम के लोगों ने और मुस्लिम्स ने जीत लिया। अब आगे चल के स्थिति, मैंने क्या कहा कि इतने पॉपुलर हो चुके थे खालिद। इतना पॉपुलर होने की वजह से कई लोग कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उमर उनको नापसंद करते थे कि वो बहुत बड़े हो गए हैं और इसलिए उनको उनके पद से हटाया गया। लेकिन बेसिकली ये है कि उनका डिमोशन हुआ। उनका वो मिलिट्री के सबसे हाईएस्ट पद पे थे, लेकिन 638 में बैटल ऑफ यारमुक के बाद उमर को उनकी पोजीशन से डिमोट किया गया और सुप्रीम कमांडर से उनको मतलब अंडर रख दिया गया कि उनकी जगह सुप्रीम कमांडर तो अबू उबादिया को बना दिया गया और उनको उनका असिस्टेंट बना दिया गया कि आपको इनके अंडर युद्ध लड़ना पड़ेंगे। आप अब सुप्रीम कमांडर नहीं रहे हैं। उस चीज़ को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने आगे चल के भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उमर के लिए और अबू उबादिया के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कई लड़ाइयों में उन्होंने जीत हासिल करी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो आर्मी थी उसको जो है इराक की तरफ, ज़्यादातर जो आर्मी थी, जो अबू खालिद की जो ट्रूप्स थे उनको इराक की तरफ जो है डिप्लॉय कर दिया गया। लेकिन खालिद का जो है डिमोशन हुआ क्यों? इसके ऊपर इतिहासकारों के अलग अलग जो है अलग अलग इस्लामिक सोर्स जो है वो अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ सोर्स ये कहते हैं, देखिए कौन सा सोर्स सही है या गलत इसकी व्याख्या मैं तो कर नहीं सकता, लेकिन जो है इतिहासकारों के अलग अलग वर्णन, वो उनमें से कुछ सोर्स ये कहते हैं कि उमर जो है वो खालिद की लीजेंडरी रिपुटेशन से थोड़े से जो अनईजी थे। उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है और कई लोग जो हैं वो समझते हैं कि यही अब ईश्वर है, एक तरह से यही सब कुछ है हमारा, और भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ देखने, अल्लाह की तरफ देखने की बजाय वो किसकी तरफ देख रहे हैं? खालिद की तरफ देख रहे हैं। तो
इस व्यक्ति का इतना बड़ा होना ठीक नहीं है इस्लाम के लिए, ये बात मानी। और ये बात है भी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उनको द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह या स्वॉर्ड ऑफ गॉड का टाइटल दे दिया तो एक बड़ा नाम तो हो ही गए थे वो, और बड़ी अथॉरिटी हो गए थे। तो बड़ी अथॉरिटी होने की वजह से सब लोग जो है ये समझते थे कि इस्लाम जो है उसका प्रचार में सबसे बड़ा योगदान खालिद का है। सब लोग जो हैं ये समझने लग गए थे कि खालिद हैं, तब तक वो सुरक्षित हैं, और उसकी तरफ वो हर चीज़ों के लिए देखने लग गए थे। लेकिन आगे चल के चीज़ें सिर्फ डिमोशन तक नहीं रुकी, उनको पूरी तरह से डिसमिस भी किया गया, उनको उनके सारे पदों से हटा दिया गया। पहले तो सुप्रीम कमांडर से हटाया गया था, डिमोट किया गया था, लेकिन आगे पूरी तरह से हटाया गया। कि इब्न उमर के हिसाब से 638 में बेसिकली क्या हुआ कि खालिद के ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने जो सीरियन कैंपेन्स हुए, सीरिया के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें जो वॉर स्पॉइल्स हुए, जो लड़ाई के दौरान जो लूटपाट करी, कसौट करी, जो उन्होंने वहाँ की खजाने लूटे, उन खजानों का इस्तेमाल जो है अपने वॉर हीरोज़ को, आर्टिस्ट को और कई लोगों को देने में व्यर्थ कर दिया, और जो नीडी मुस्लिम्स थे उन तक वो जो पैसा है वो नहीं पहुंचा, वो वॉर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ। ये उनके ऊपर एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो उमर जो कि खलीफा थे, उनका एक नैतिक दायित्व था कि वो इस चीज़ की जांच करें, तो उन्होंने जांच के आदेश दिया। अबू उबादिया को पब्लिकली ये कहा कि इस चीज़ को इंट्रोगेट किया जाए और खालिद को उसके पद से तब तक हटाया रखा जाए जब तक कि ये इंट्रोगेशन के आउटकम्स नहीं निकल के आ जाते, इसका रिजल्ट नहीं निकल के आ जाता। फिर इंट्रोगेशन हुआ, इंट्रोगेशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचा गया। और इंट्रोगेशन जब चल रहा था तो उस समय खालिद ने कई फेयरवेल स्पीच भी दी अपने ट्रूप्स को, और कहा बहुत सारी चीज़ें कही, किस क्या क्या चीज़ें कही, उनको एक तरह से मोटिवेट करना और अपने आप को सही मतलब अपनी कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, ये सब बातें उन्होंने कही। लेकिन फाइनली फिर भी 638 में उमर ने काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स के सामने ये कहा, जब सारी जांच पड़ताल हो गई उसके बाद, कि खालिद जो हैं उनको इस चीज़ का दोषी पाया जाता है कि उन्होंने जो वॉर स्पॉइल्स हैं, जो वॉर के अंदर जो भी चीज़ें हमें मिली, जो हासिल हुई, जब भी कोई योद्धा लड़ाई लड़ने जाता था वो इस्लाम की तरफ से जाता था तो वहाँ पे लूटता था, उनकी जो भी चीज़ें होती थी उनको लूट के जो नीडी मुस्लिम्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, ये उनका रूल था। लेकिन नीडी मुस्लिम्स को ना देने की बजाय उन्होंने किसके ऊपर खर्च किया? वॉर हीरोज़, ट्राइबल नोबल्स और पोइट्स के ऊपर उन्होंने खर्च किया। उन नीडी मुस्लिम्स तक वो जो पैसा है, वो जो वॉर के अंदर जो उन्होंने जीता, वो नहीं पहुंचा, इसलिए खालिद को उनके पद से पूरी तरह से डिसमिस किया जाता है। ये उमर ने 638 में किया, जो खलीफ उमर थे उन्होंने किया। खालिद उसके बाद ज़्यादा समय तक तो जीवित ही नहीं रहे। खालिद इब्न अल वलीद 642 में उनकी डेथ हो गई। होम्स में उनको दफनाया गया, सीरिया जो जगह है होम्स, वहीं पे इनको दफनाया गया। और इनके जो कमेंडेटिंग है, जो इनके जो इनकी मृत्यु स्थल है उसके ऊपर जो लगाया गया स्टोन, उसके ऊपर 50 मेजर विक्ट्रीज का वर्णन भी किया गया कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 41 मेजर बैटल और यहाँ पे 50 लिख दिए, तो ऐसे तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, छोटी मोटी सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन सभी में ये अनडिफिटेड रहे, ऐसा ज़्यादातर सोर्स क्लेम करते हैं। लेगेसी की बात करें तो लेगेसी तो सबसे बड़ी यही है कि रेसिडेंट कैलिफेट को देखिए, कितना छोटा सा रेसिडेंट कैलिफेट, प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के समय जो है उनके हाथ से स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिए 632-33 में जब यहाँ पे अरेबियन कंट्रोल कर रहे थे रीडा वॉर्स में ये अरेबियन पेनिनसुला को, उसके बाद धीरे धीरे 634 में और 638 में जाके आप देखिए कि 638 में क्या हुआ, जब कितना बड़ा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था, ससेनियन एम्पायर को भी हराया है, बैजेंटाइन को भी हराया है, तो बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार इन्होंने खुद करके दे दिया था खलीफ्स को। उसके बाद धीरे धीरे और भी योद्धा हुए हैं और भी हुए हैं, लेकिन मिलिट्री को एक तरह से एक ब्लूप्रिंट दे दिया था कि किस तरह से आपको लड़ाइयाँ जीतनी हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस्लाम के इतिहास का। इनको सबसे मोस्ट फॉर्मिडेबल वॉरियर कहा जाता है। इवन शुरुआती समय पे इनकी कुछ चीज़ों को डिस्क्रेडिट किया गया क्योंकि इस्लाम के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद जब इस्लाम को कबूल कर लिया उसके बाद इनको एक वॉर हीरो के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि सुन्नी मुस्लिम्स जो है इनको हीरो मानते हैं और शिया मुस्लिम इनको एक वॉर क्रिमिनल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि मलिक इब्न नुआयरा जो एक व्यक्ति हुए हैं, एक इनके शिया मुस्लिम्स के एक लीडर हुए, इनको रीडा वार्स के दौरान इनको मार दिया गया, और बेरहमी से मारने के बाद इनकी जो विडो थी उनसे इन्होंने शादी कर ली खालिद ने। और ये चीज़ जो है ये शिया मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए इनको ये एक
दुष्ट व्यक्ति मानते थे ये, और वॉर क्रिमिनल की तरह ये ट्रीट करते थे, लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो इनको एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये है कि कोई किसी का हीरो किसी का विलन होता ही है। जब एक वॉरियर होता है, एक योद्धा होता है, तो किसी के लिए युद्ध लड़ता है, उसके लिए युद्ध जीता है, किसी को युद्ध में हराता है, उनको बेरहमी से मारता है। तो ये तो चीज़ होती है एक युद्ध में। इसके लिए हम कभी भी किसी हीरो को, किसी वॉरियर को प्योरली ब्लैक एंड वाइट में रख नहीं सकते, और वो चीज़ होती है। लेकिन किसी के लिए ब्लैक, किसी के लिए वाइट होता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल होकर किसी भी वॉरियर को हीरो या क्रिमिनल के तौर पर, मतलब पूरी तरह से उसको नेगेटिवली नहीं दिखा सकते। कुछ को छोड़ के किसी को आप पूरी तरह से नेगेटिव दिखा सकते हैं। किसी को आप ये दिखा सकते हैं कि अगर उसने अपने देश के सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए किया है तो अलग बात है। लेकिन जब वॉरियर किसी दूसरे देश को, या कोई सेनापति किसी दूसरे देश को जीतने के लिए जाता है, तो वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करता है। तो वो चीज़ें हैं कि किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलेन, ये चीज़ होती है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। खालिद इब्न अल वलीद के बारे में आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियो से रिलेटेड सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड और भी हमने जो प्रीमियम कोर्सेज डाल रखे हैं वो भी आप परचेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और भी बायोलॉजी वगैरह कोर्सेज डाल रखे हैं, जिनमें आप जाके इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड नोट्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, और टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ताकि आप अपना आकलन कर पाएँ कि आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो आपको कितना याद हैं और अपने एग्जाम के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं। साथ ही आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई सजेशन हो तो उसका मोस्ट वेलकम है। आपका कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई दूंगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इनसे भी जुड़िएगा। So thank you so much for watching this video. Have a good day and see you next class.